नमस्कार दोस्तों। प्रतियोगिता परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले 2 सेशन में हम लोग लगभग 500 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता जो 2500 से साढ़े 1700 ईसा पूर्व के बीच का है, वैदिक सभ्यता उसके बाद जो 1500 से 600 ईसा पूर्व का है, और वैदिक सभ्यता का हम लोग 2 भागों में बाँट के पढ़ा। एक ऋग्वैदिक जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का, और उत्तर वैदिक जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। तत्पश्चात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग जाना। आज हम लोग मौर्य काल, जिसकी अवधि है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कह रहे चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी इनका अन्य नाम है। तो चाणक्य का विष्णुगुप्त और कौटिल्य। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो जिस प्रकार से मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक के सहारे राज्य व्यवस्था के बारे में बताया, इसी प्रकार से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र से राज्य व्यवस्था के बारे में बताया है। काफ़ी वर्णन किया गया है विस्तृत। थर्ड नंबर, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने सुसीम की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में सम्राट अशोक का वह पत्नी कौन थी जिससे उनको प्रभावित किया था? तो कारुबाकी से काफ़ी प्रभावित थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो तक्षशिला भेजा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है इसका नाम देवनाम प्रिय, यहाँ पे पूरा इसका सही है देवनाम प्रियदर्शी है। तो देवनाम प्रियदर्शी इनका जो देवान प्रियदर्शी है ना, वो मिसप्रिंट किया हुआ है, देवनाम प्रियदर्शी पूरा है इसका। तो अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। तो ये गुप्त, कुषाण, कण्व, इनमें से प्राचीन है मौर्य। चाणक्य कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इनके गुरु भी थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो जब कलिंग विजय हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक थे जो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने मदद किया था, पूर्ण रूप से इनको तैयार किया था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण उसके प्रचलित मुद्रा का नाम था मौर्य साम्राज्य में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है, लेकिन अजातशत्रु नहीं। निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो कुणाल थे। नेक्स्ट, आई जो अजातशत्रु हैं जो हर्यक वंश के थे। 18 नंबर, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में ये बताए हैं मुद्रा राक्षस में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार जीते थे मालवा को, गुजरात के एवं महाराष्ट्र को। अच्छा, दक्षिण की तरफ भी गए थे, पूरब में तो गए ही थे, थोड़ा दक्षिण की तरफ भी गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक। निम्नलिखित में कह रहा है कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो गिरनार में भी है, कंधार में, टोपरा में है, लेकिन पाटलिपुत्र में अभी तक ऐसा कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। इसको कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र में कोई शिलालेख नहीं मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं? तो
पाटलिपुत्र में हो गया। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, गुरु भी थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन? तो मौर्य वंश का। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन था। मौर्य कला कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो मौर्य वंश का। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? इंडिका। नेक्स्ट, जिसने कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूरा बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, तीसरे नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में 7 श्रेणी में बांटा था भारतीय समाज को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट, स्थापना बोले तो उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था और बहुत ही भव्य बना था। बराबर जो जहानाबाद जिला में पड़ता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवक संप्रदाय को दान किए थे अशोक, और उनका जो पोता थे दशरथ वो भी दान किए थे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। नेक्स्ट, यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 से को हम लोग मिलान करेंगे। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा सेंडोकोटस। बिंदुसार मतलब अमित्रघात। चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त, या इसमें चल जाएगा। और यहाँ पे अशोक है तो अशोक के पेदसी नाम है ये, चाणक्य को विष्णुगुप्त हो गया। चलिए, चंद्रगुप्त के नाम तो सेंडोकोटस, बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात, और अशोक का अन्य नाम पेदर्शी, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित किया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ? तो कालसी में। उत्तरांचल में एकमात्र अभिलेख वहाँ पे स्थित है। कहाँ? उत्तरांचल में। कहाँ? तो कालसी में। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। खूब पूछता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। कलिंग कह रहा है कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वां में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है शिलालेख कितना में? तो 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यही इंडिका भी लिखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो सेल्यूकस के पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जब बौद्ध धर्म के अपना लिए थे तो जनता के संपर्क में ही रहते थे। आगे कह रहा है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात को जब देखा वो रण में युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध की नीति को सदा के लिए वहाँ पे त्याग दिया और धर्म की नीति को अपना लिया। धर्म नीति अपनाया
और युद्ध की नीति को त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल मैंने निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। इसके रचनाकार विशाखदत्त। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, मतलब इसको हम लोग समझावेंगे थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सही है। उन्होंने क्या विकास किया था मौर्य नरेश? तो संस्कृति, कला एवं साहित्य का तो विकास किए ही थे। सोने के सिक्के, तो ये तो सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। प्रांतीय विभाजन, चलिए तो सही है, क्योंकि प्रांतीय विभाजन किए थे प्रशासन के दृष्टि से, जो प्रशासन ढंग से चल सके। हिंदू कुश साम्राज्य तो स्थापित किए ही थे। मतलब इसमें से 2 नहीं होगा, मतलब 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन और कारण है, कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री भागों को नियंत्रण करता था। सही है, ये दोनों सही है। और ये दोनों का वर्णन भी यहाँ पे मिल रहा है, व्याख्या भी मिल रहा है, तो इसका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो संगम राज के बारे में जो अशोक के शिलालेख बताते हैं ना, वो 2 और 13वां शिलालेख में बताते हैं। 2 और 13वां शिलालेख है, उसमें बताते हैं अशोक के संगम राज के बारे में पता चलता है उससे। नेक्स्ट, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन है, और कथन आर क्या, कथन ए में था अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रशांत किया था। सही है, दोनों सही है। अब व्याख्या भी हो रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस राज्यादेशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम, जो व्यक्तिगत अशोक नाम है, उसका उल्लेख सब कहाँ पे मिलता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो क्या सही है, ये पहले जानेंगे हम लोग। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है। प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर जो स्तंभ है अशोक का, उसमें पॉलिश बहुत बढ़िया है, अखंड भी है, मतलब एक ही पत्थर, उतना बड़ा एक ही पत्थर बनाया गया है, उसी पे पॉलिश और उसी पे सब उकेरा गया है, चित्र वगैरह। स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, ये भी सही है, मतलब ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये सही नहीं है। चलिए आगे कह रहे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने किया श्रीनगर की स्थापना, अशोक। चलिए यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी, और प्राची माने पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किए हैं। कौन? तो कौटिल्य। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त। किस, मतलब जो अशोक थे, जो उपगुप्त से बौद्ध धर्म के शिक्षा लिए थे। किसने पाटलिपुत्र को पोलिपुरोथा कहा? तो पाटलिपुत्र को पोलिपुरोथा मेगास्थनीज द्वारा कहा गया। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण के जो अधिकारी होते थे, सड़क निर्माण के अधिकारी, उन्हें एग्रोनोमाई कहते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुण पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट, किस श्रीलंकाई शासक, कह रहा है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो 30।
तीस शासक थे श्रीलंका का, तो वही अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालना चाहते थे। किस जन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण में एक जैन ग्रंथ है ये परिशिष्ट पर्वण। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख इसी में मिलता है कि लास्ट में वो अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिए थे। किस महीने से मौर्यों के राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ से। आषाढ़ से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। पहला महीना होता था आषाढ़, अंग्रेजी का जुलाई। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो 1, 3, 4 और 5 मतलब चोल, पांड्य और सातीय पुत्र और 5वां केरल पुत्र, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो उनके शिलालेख जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर पूरा उकेरा गया है इनके जीवन के बारे में, पूरा जीवनी वगैरह। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मणी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में पाया गया। नेक्स्ट, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़े में तचित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? तो मिर्जापुर के समीप जो चुनार है वहाँ से निकाला गया था, चुनार के खदान से निकाला गया था। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा एकाश्म पत्थर, मतलब एक ही पत्थर होता था, उसका टुकड़ा नहीं होता था, एक ही पत्थर बहुत लंबा होता था और ज़मीन में गड़ा हुआ होता था और बहुत ही सुंदर पॉलिश किया हुआ है, अभी भी मौजूद है, बहुत ही सुंदर पॉलिश किया हुआ है। और उसमें पांडु रचित बालुकाश मतलब उकेरा गया है, बहुत सारा चीज़ें लिखी गई है उसमें अशोक के बारे में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति? तो मेगास्थनीज की युक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरियस के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार मंगाया था, सीरियस से मंगाया नहीं था, मतलब आग्रह किया था कि अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजा जाए। तो अंजीर और शराब भेजा गया था, लेकिन दार्शनिक को सीरिया के राजा जो एंटियोकस थे वो नहीं भेजे थे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहत्शिलालेख है। यही 13वां बृहत्शिलालेख में कलिंग के बारे में बेहद जानकारी दी गई है। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु जब हो रहा था तो अशोक उज्जैन का गवर्नर था उस समय। ऐसे कुछ समय के लिए तहसीला का भी गवर्नर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में यह बोले हैं अशोक कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। इसमें काफ़ी दुख प्रकट किया गया है, जो युद्ध किए थे कलिंग युद्ध, उसमें काफ़ी उसके प्रति काफ़ी दुख प्रकट किए हैं अशोक कलिंग का पृथक शिलालेख में। कलिंग कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो उड़ीसा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया? यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये छठा शिलालेख में कहे हैं कि हम जहां भी रहें, आप जो भी दिक्कत रहे हमारे साम्राज्य में, इसके लिए हमें संपर्क करें। हम कहीं भी रहें या तो किसी भी समय, चाहे मैं रानी के साथ रहूं या विश्राम करते रहूं, चाहे अंतःशाला में रहूं, जहाँ भी रहूं, हमें से आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी। छठे शिलालेख में यह वर्णित है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। प्रादेशिक, राजूक और युक्तक मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम है। हाँ, विष्टि है, विष्टि। तो विष्टि, बेगारी को विष्टि कहा जाता था। जब बेगारी करवाया जाता था किससे, तो यह शब्द विष्टि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 81 नंबर, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होता था उसे सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि से जो भी आय होगा वह सीता कहलाएगा। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना वर्तमान में जो स्तंभ है मौर्य कला का, वो मौर्य कला के भव्यता के बारे में बताता है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान। बांग्लादेश में एक जगह है महास्थान, और उत्तर प्रदेश में सोहगौरा। यहाँ से अभिलेख जो मिले हैं मौर्य काल का, उससे पता चलता है कि अकाल, सूखा और जैसे दैवीय जो भी प्रकोप होता था उसमें राजा के द्वारा प्रजा को राहत प्रदान करने के इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, लिखा गया है कि राहत प्रदान किया जाता था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था प्रचार के लिए श्रीलंका। कौन भेजा थे? अशोक भेजे थे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है, एवं शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान में। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान से हैं। से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्टी लिपि। अशोक के मनसेहरा शिलालेख या शहबाजगढ़ी शिलालेख दोनों जगह से प्राप्त जो बृहद शिलालेख है उस शिलालेख कौन सी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई मतलब ग्रीक और अरमाइक दोनों अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर ए कूणा यानी कंधार, अफगानिस्तान में कंधार है, वहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक दोनों लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। जो अशोक के ही समय का एक तुरमय राजा था वो कहाँ का था? तो मिस्र का। इसके अशोक के समकालीन थे। कह रहा है किसके शासनकाल में डायमेकस, जिसे डीमेकस भी कहा जाता है, वो भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक को नामोल्लेखन हुआ है? तो कह रहा सारनाथ में। कह रहा निम्नलिखित अभिलेखों में जैसे गुजरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी, कह रहा या सारनाथ में किसमें अशोक का नामोल्लेखन हुआ है? अशोक मतलब नाम लिखा हुआ है, तो सारनाथ वाला में लिखा हुआ है नाम। अब हम लोग जानेंगे मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक के। इसमें ईस्वी अब प्रवेश कर चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति था। ये सेनापति था और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था उनके मृत्यु कर दिए थे पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का स्थापना कर दिए थे। पहले सेनापति के पद पर काबिज थे। कह रहा है कि कन्नव यानी कान्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। नेक्स्ट, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था तो मौर्यों के अधीन काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था?
जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला का गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत एवं ग्रीक शैली का मिश्रण है। जो गांधार शैली है, मूर्ति कला की गांधार शैली है जो भारत एवं ग्रीक शैली का मिश्रण है, गांधार शैली। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी? तो पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम? तो पेशावर का, पाकिस्तान वाला। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो इतना प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाया था भारत में। नेक्स्ट, 13 नंबर, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने। कुछ सर्वाधिक सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। वह सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के थे? तो सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा शीशा का हुआ करता था। कारण निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। सब कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने का प्रथा प्रारंभ किया? तो सातवाहनों ने। सबसे पहले सातवाहन ने ही ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षु को करमुक्त भूमि देते थे ये लोग। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में कह रहा, भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब जिसको पर्दा भी कहा जाता है, तो यह प्रथा कौन शुरू किया था? पर्दा प्रथा। तो यूनानियों ने ही शुरू किया था पर्दा प्रथा, यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग, इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, किसने आरंभ किया? तो कनिष्क, सिल्क मार्ग कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो बड़े पैमाने पर कुषाण ने चलाया था, बहुत बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का कुषाण ने चलाया। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल, कलिंग का शासक खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाणों ने सबसे अधिक विकास किया था, वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में। आंध्र में सबसे कुषाण सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में शासन शुरू किया था आंध्र में। नेक्स्ट, सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल। हाल थे, सातवाहन नरेश थे हाल, उस गाथा सप्तशती नामक एक कृति की रचना किए थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत था। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है, तो काल क्रम के अनुसार सजाना है हम लोग का। तब सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। तो सबसे पहले इसमें चोल आया, चोल के बाद शुंग, उसके बाद सातवाहन और उसके लास्ट में गुप्त। मतलब 4, 3, 1, 2, तो यानी भी सही। नेक्स्ट, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्टीरिया एवं ग्रीक, यह सबसे पहले आक्रमण किया था। अच्छा, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अशोक, अशोक का एक नाम क्या है? प्रियदर्शी नाम है अशोक का। आगे कह रहा है कि कनिष्क, कनिष्क का हो गया देवपुत्र। खारवेल, तो खारवेल को हो गया कलिंग चक्रवर्ती, कलिंग नरेश जो खारवेल थे। और चलिए कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त का हो जाएगा जो बच्चा ये
महेंद्रादित्य। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत, इसे हिंदू संवत भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। फिर इसमें मिलान करना है, तो हम लोग मिलान करेंगे। तो विक्रम संवत अभी हम लोग जाने 58 ईसा पूर्व। शक संवत हो गया ये 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 320 ईस्वी। और कलिश संवत्सर तो जो बचा 3102 ईसा पूर्व में, कलिश संवत्सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था तो सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनवाई गई थी। आगे कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। चीनी जनरल था पेन चाओ, कनिष्क को हरा दिए थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों जारी किए थे कुषाण। अब कथन कारण है, तो कथन कह रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उसके सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो फारस कुषाण की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार कुषाण तो नहीं करते थे, ये तो सिल्क रूट से करते थे, ये तो गलत है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये भी गलत है। मतलब दोनों गलत है। सॉरी, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण, सॉरी, कनिष्क का सिल्क रूट न था। कुषाण तो सही है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। चलिए ये सही है और गलत है। आगे कह रहा है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार कला शैली। मैंने कह रहा है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक दोनों का मिश्रण है वो गांधार कला है। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? इसके प्रचार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया तो महायान का। ऊपर गया महायान, मतलब उत्तर में गया महायान और दक्षिण में हीनयान। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तब पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्र दामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदोफिरनस के शासनकाल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कटफिसस सेकंड में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं यही जारी किए थे। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। छत्रात मतलब मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शकों ने धारण किया था छत्रार की उपाधि, मतलब मुक्तिदाता की उपाधि। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। ये कालक्रम के अनुसार यूनानी, शक के बाद कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया तो ग्रीकों द्वारा सबसे पहले मिलिट्री गवर्नेंस जो है, अभी जो है सैनिक शासन जो होता है कहीं कहीं लगता है ये ग्रीकों द्वारा यहाँ लाया गया था। ईसा पूर्व 2वीं सदी में के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था तो बैक्ट्रिया। नेक्स्ट,
चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहते थे? कषार्पण कहा जाता था। कषार्पण कहा जाता था। इस कषार्पण चार धातु से बना होता था, सोना, चांदी, तांबा और सीसा से। सर्वप्रथम रोम के साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों और चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था रोम के साथ। रोम के साथ तमिल और चेरों का व्यापार प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो सत्य कौन है? मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह में कौन कौन था? तो बारबैरिकम था, बेरिगाजा भड़ौचवाला और अरिकामेडू। ये मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह था। ये सब निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुक्के नाम से संबोधित किया गया? तो अरिकामेडू को। अरिकामेडू जो बंदरगाह था, इसको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुक्के के नाम से संबोधित किया गया है। पोडुक्के कह रहा है कि उत्तर मौर्य काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया? तो डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? तो मीनांडर। अपने पुत्र को राज शासन दे दिए और खुद बौद्ध भिक्षु हो गए थे, मीनांडर। नेक्स्ट, कुषाणों का संबंध था तो चीन के युची जनजाति से था। नेक्स्ट, और चीन की युची जनजाति के जो सेनापति थे, इसको पराजित भी किया था, कुषाणों को। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने की उत्तरदायी था? तो अश्वघोष। कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी थे अश्वघोष को माना जाता है। चलिए सुमेलित करना हम लोग को। तो इंडो ग्रीक ये हो जाएगा हिंदी वन में, शक सिथियन में और पार्थव पहला में हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक और मिलान ही करना है।